2 फरवरी 2023 का पेपर CDP क्वेश्चन नंबर 1। पूरे एक एक चीज़ को निकाल करके पढ़ लेना अच्छे से, ताकि आप लोगों को सीटेट के एग्जाम में दिक्कत ना हो। प्रथम प्रश्न है, एक सेकेंड उसको छोटा करें। प्रथम मिल गया कथन करण का प्रश्न। कथन करण बोलता क्या है कि स्कूली काल, यही ना है, एक सेकेंड, हाँ, बोला क्या, स्कूली काल के प्रारंभ वर्षों में विद्यार्थियों को संसाधन संपन्न वातावरण का प्रदान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बात सही है? बच्चों को क्या चाहिए? संसाधन चाहिए, ये सही बोला। और कारण कहता है कि विकास के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं जिसके द्वारा बच्चे वातावरण के प्रभाव से विशेषतः अनुक्रियाशील होते हैं। बात सही है? बच्चा क्या करता है? अनुक्रिया करता है, अनुकरण करता है, नकल करता है। ये दोनों बात सही है और व्याख्या भी कर रहा है, विकास के बारे में बोला जा रहा है। उत्तर आपका कहाँ जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट आ जाइए। और नेक्स्ट कहता है प्रश्न, हालांकि विकास के क्षेत्र में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। बात सही है? फिर भी बौद्धिक अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ा जाता है। तो ये क्या कहलाता है? भावात्मक है, शारीरिक है, संज्ञानात्मक, सामाजिक, कौन सा हो जाएगा? संज्ञान। तो ये जो लिखा हुआ है ना, बौद्धिक क्षमताएं, ये क्षमता जो है ना जानकारी को बताता है, और जानकारी मतलब क्या होता है? संज्ञान, बोले तो संज्ञानात्मक। आपका उत्तर कौन जाएगा? सी पर। नेक्स्ट पर आ जाइए। यह प्रश्न कहता है कि प्रारंभिक बाल अवस्था के दौरान निम्नलिखित में कौन सी संस्था बच्चे के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था की भूमिका निभाता है? परिवार। सबको पता है कि प्राथमिक क्या है? परिवार है। नेक्स्ट कहता है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे दूसरे का अनुसरण करना शुरू कर देते हैं, नकल करना? बताइए। पुरुष संक्रियात्मक नहीं, नकल करना। तो 0 से 2 वर्ष में होता है। कब होता है? 0 से 2 वर्ष में होता है, और इसको कहते हैं संवेदी गामक अवस्था। आपका उत्तर ए पर जाएगा। नेक्स्ट पर चले आ जाइए। नेक्स्ट कहता है कि जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान, भविष्य के सही क्रम याद रखना शुरू कर देते हैं? बताइए। तो मात्र एक ही अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल के बारे में पूरा बता देगा अच्छे से, है ना। जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देता है, याद करना शुरू कर देता है। आपका उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट कहता है, बहुत मजेदार प्रश्न दिया हुआ है कि भाई लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने दूसरे के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं? दूसरे के मन के बात को जानना, दूसरे के इच्छा को जानना क्या कहलाता है? यांत्रिक सापेक्ष अभिविन्यास कहलाता है। दूसरों के व्यवहार को जरूरत एवं इच्छा के संदर्भ में जांचना क्या कहलाता है? यांत्रिक। मतलब दूसरे का क्या आएगा? लिख लीजिए, दूसरों का व्यवहार, दूसरे के व्यवहार को जरूरत, इच्छा, दूसरे, सीधा लिखेगा, दूसरे के इच्छाओं को जांचना, जरूरत को जांचना, दूसरे की इच्छा एवं जरूरत को जांचना क्या कहलाएगा? यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट है, मतलब दूसरे के जरूरी और इच्छाओं को जब जानेंगे तो वह यांत्रिक में जाएगा। लेकिन अगर हावर्ड गार्डनर का रहता तो कौन सा बुद्धि जाता? इंटरपर्सनल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेई वाइगोस्की ने सामाजिक विकास की प्रक्रिया में डैश और डैश का महत्व बल दिया है। अब वाइगोस्की है तो कभी दंड दे नहीं सकता है,
वाइगोस्की है तो कभी पुरस्कार दे नहीं सकता है, सी पर जाएगा। चलिए देख लेते हैं सी क्या है। हाँ, सी बोला कि वाइगोस्की है तो क्या होगा, सामाजिक पारस्परिक चर्चाओं पर जाएगा। लेकिन डी में गलत क्या है, प्रतिस्पर्धा, जो कभी सही नहीं जाता है। कोई दिक्कत? आगे नेक्स्ट कहता है कि अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को डैश की भूमिका निभानी चाहिए, विद्यार्थी को डैश के अवसर देने चाहिए। किसका अवसर दीजिएगा? सुधारक, ज्ञान सर्जन, सक्रिय। देखिए एक भी नेगेटिव वर्ड नहीं प्रयोग किया है, ये सबसे बेटर। तो बी क्यों नहीं मारे? बी क्या बोला? निष्क्रिय बोला। और सी में क्या गलत है? देखिए बी में तो भाई आपका निष्क्रिय है, कोई बात नहीं, ये हट गया। और ज्ञान के वशवर्ती ग्रहण करना, ये आपका गलत है, वशवर्ती। और डी में अनुकरण करने की बात कर रहा है, नकल करने की बात कर रहा है, वो भी अनुदेश के अनुसार, तो ये गलत है आपका। सबसे बेटर आपका ये। नेक्स्ट चारों ऑप्शन करेंगे हम लोग, ठीक है। प्रश्न कहता है कि प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में किसका समर्थन करती है? हाँ, अगर आपका क्लास प्रगतिशील है तो बच्चा खुद से मूल्यांकन कर लेगा, है ना। तो यहाँ पे 9 का उत्तर जो जाएगा बी पर। ए क्यों नहीं गया? अध्यापक केंद्रित जहर का पुड़िया है। और सी मानकीकृत ये भी जहर है। और डी व्यवहार का अनुकूलन, है सही है, लेकिन उससे बेटर, सबसे बेटर जब प्रगतिशील है तो बच्चा खुद से करेगा ना। नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, बहुत मजेदार प्रश्न है, कि अनीता वैचारिक कौशल जैसे कि कारण प्रभाव संबंध का इस्तेमाल करने वाली पहेलियां समस्याओं को काफी अच्छी तरह से समझाती है। माने पहेलियां को बताता है क्या कारण है, कैसे हुआ, प्रत्येक समस्या को क्या कर रही है, सुलझा रही है। तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अनीता के पास उच्च स्तर का बुद्धि होगा। किसका ऐसा बुद्धि होगा? देखिए अगर आपका बच्चा या आप 1 to 5 का बच्चा यदि पहेली हल कर रहा है तो उसका तर्क करने की क्षमता ज़्यादा होता है, क्योंकि पहेली बिना तर्क का होता ही नहीं। आप लोग से हम पूछे कि राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी, है ना, सुने होइएगा, क्या होता है? मकई का बाल। इस पर तर्क लगाया जाता है। तो जो पहेली हल करने की बात कभी भी करेगा, कैसा बुद्धि? तार्किक। हाँ, जिनको नहीं आता है वो लिख सकते हैं कि भाई पहेली हल करना तार्किक बुद्धि। और जिनको आता है याद है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये हार्ड नहीं है। अगला बोला कि आप प्रश्न देखिए, मजेदार प्रश्न है। बोला कि एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य पर काम करते समय अपने विचार और चिंतन के मौखिकरण हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है भाई, टीचर है तो यही काम है, प्रोत्साहित करना। और जब तक सीटेट देना है तब तक प्रोत्साहित करना है बच्चे को। चलिए, कारण कहा कि निजी वाक विद्यार्थियों में उच्चतर श्रेणी के संज्ञानात्मक कौशल के विकास में बाधक। ये बात गलत हो गया। मान लीजिए निजी वाक समझते हैं, आप खुद से बातें कर रहे हैं, क्या आपका जानकारी बाधक हो जाएगा? नहीं, खुद से बात करने पर कुछ जो जानकारी है ना वो रिपीट होगा और वो ताज़ा हो जाएगा। तो सबसे बेटर आपका उत्तर ए सही और आर गलत। उत्तर नंबर सी, बहुत बेटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, और प्रश्न कहता है कि अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस वजह से होती है? ये जो विविधता होती है व्यक्तियों में, वह वजह कौन सा है? तो भाई 2 ऑप्शन तो हमको दिखाई दे रहा है, पहले ही इसको हटा देंगे ना। चलिए केवल को हटा लीजिए। अब बच गया आपका व्यक्तिगत वातावरणीय कारकों की जटिल अंतःक्रिया का वजह से। और डी में क्या गलत किया? ना ही। तो इस प्रकार के वर्ड को नहीं मारना है, आपका उत्तर सी पर चला गया। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बोला कि एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों की, सुनिएगा ध्यान से, अधिगम प्रक्रिया को बिना एक दूसरे की तुलना किए निरंतर रूप से समझाना चाहती है। आप एक टीचर है, दूसरे से तुलना
किए बिना समझाना चाहते हैं तो उसे डैश का इस्तेमाल करना चाहिए। किसका इस्तेमाल होगा? रचनात्मक का। आपका उत्तर नहीं। बिना तुलना किए निरंतर रूप से समझाना चाहती है उसे इस्तेमाल करना चाहिए, बोला रचनात्मक। हाँ ठीक है। बी में क्या गलत है? डी में मानक और 3 में अनिरंतर। ये अनिरंतर वर्ड है, आ बोले तो क्या? न। तो सबसे बेटर आपका उत्तर ए। और 14 बोला कि एक विद्यार्थी अपनेपन संबंधता की भावना विकसित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? क्या करेगा अध्यापक को? चलिए ऑप्शन पर आते हैं। ऐसे उदाहरण देना चाहिए जो रूढ़िवाद को सक्रिय करे। ऐसा मानेंगे ऑप्शन? नहीं, ये बात जहर है। केवल है बी में, इसको हटा के रखेंगे। और सी बोला कि गौण समझने वाले समूह में आने वाले विद्यार्थियों के अनुभवों को अनदेखा। देखिए सही ले जा रहा था लेकिन लास्ट में लेके पटक दिया अनदेखा पर। और डी बोला कि विविधता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति सम्मान पैदा करना। माने कोई भी आपके क्लास में विद्यार्थी है, भले उसमें कोई भी विकार हो, काला गोरा, सब के लिए क्या विकसित करना है? समानता। बहुत बेटर। नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन के विकास हेतु निम्नलिखित में क्या सहायक नहीं है? विचारों की अनम्यता, नेगेटिव अनम्यता हम एक बार लिखवाए थे कि ये जो वर्ड होता है वह गलत होता है, तो आपका नेगेटिव तो मिल गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा निम्नलिखित में से किसकी जरूरत को पूरा करती है? समावेशी शिक्षा मजेदार प्रश्न बोला क्योंकि कूट का प्रश्न मजेदार होता है। देखिए विकलांग, देखिए समावेशी माने क्या? सबको लेके चलना है। तो फर्स्ट में बोला विकलांग, तो भाई ठीक है भाई, विकलांग को तो लेके चलना है। बी में बोला भावात्मक, ठीक है। और सी में बोला विद्यार्थी के लिए प्रतिभा संपन्न जो विद्यार्थी उसको भी लेके चलना है। निम्न स्तर, आर्थिक स्तर, सब मार दीजिए। समावेशी माने क्या? सब। चलिए बहुत बेटर। नेक्स्ट प्रश्न बोला, प्रश्न बोलता क्या है कि विषय वस्तु को पढ़ाते समय अक्षरों और शब्दों को हटा देना, जोड़ देना और उनमें फेरबदल कर देना किससे सापेक्ष रूप से संबंधित है? अगर कोई बच्चा कोई वर्ड को फेरबदल कर दे रहा है ना, क्या कर दे रहा है? पढ़ते समय लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है उस पर? पढ़ते समय फेरबदल, हटा देना, जोड़ देना। तो पढ़ने में उसको दिक्कत हो रहा है ना। जहाँ भी पढ़ने में दिक्कत होता है वह डिस्लेक्सिया होता है, पठन वैकल्य, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट पढ़ाते हैं। और ये प्रश्न कहता है, सुनिएगा ध्यान से, मजेदार प्रश्न है। स्वालीनता सापेक्ष और नकारात्मक रूप से निम्नलिखित में किससे प्रभावित करती है? स्वालीनता, देखिए स्वालीनता जो है ना, संप्रेषण में उसको दिक्कत होता है। हम बोल रहे हैं, आप अपने में लगे हुए हैं, तो संप्रेषण में दिक्कत होगा कि नहीं? हाँ, स्वालीनता माने आप अपने में लीन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? प्रतिभाशाली के बारे में कथन सही बताना है। फर्स्ट बोला उन्हें कभी भी अधिगम आवश्यकता नहीं हो सकता। क्या बताइए, हो तेज लड़का को कभी दिक्कत नहीं होगा। तो ये बात गलत बोला, जहर बोला। और बी बोला उन्हें मानसिक क्रियाओं की उत्क्रमणीयता की कमी होती है। नहीं, कमी होगा तो प्रतिभाशाली होगा ही नहीं। सी बोला कि उन्हें जिज्ञासा की भावना बहुत छिन्न होती है, माने कम। अरे जो विद्यार्थी प्रतिभाशाली है उसके अंदर जिज्ञासा तो भर भर के, कूट कूट के भरा होता है। तो ये बात क्या लिखा? गलत लिखा। तो अभिव्यक्ति के प्रवाह और विवर्धन दर्शाता है। 3 ऑप्शन छाट दिए, चौथा नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी बात नहीं, वही मार के आएंगे। ठीक है। और अगला प्रश्न बोला कि भाई श्रवण बाधित से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन में निम्नलिखित में कौन सी सहायक होगी? जो बच्चा सुन नहीं सकता है उसको समावेशन करना है तो क्या बेटर होगा? 4 ऑप्शन है। चलचित्र देखेगा हो
क्योंकि उसमें तो भाई आवाज होता है, तो ये आपका गलत हुआ। मौखिक रूप से मूल्यांकन करेंगे तो सुन नहीं पाएगा, बात समझे। संप्रेषण के मौखिक रूप को दृश्य रूप में परिपूर्ण करना, माने जहां से बातचीत करना है मुंह से, वो बातचीत नहीं करना है भाई, कान से सुन नहीं रहा है बच्चा, तो उसको क्या करना है, दृश्य रूप में, देखने वाला रूप में, वो तो देख लेगा, ठीक है। तो सबसे बेटर कौन जाएगा, सी। नेक्स्ट पर आ जाइए। कहता है कि बच्चे डैश से डैश की ओर सीखते हैं, सरल से जटिल सीखते हैं। भाई बहुत बेटर आपका उत्तर। अगर इसमें मूर्त से अमूर्त रहता तो सही जाता, लेकिन सारा उल्टा लिखा हुआ है, तीनों ऑप्शन को अगर सीधा उल्टा कर दिया जाए ना ऐसे, तो तीनों सही हो जाएगा, लेकिन उल्टा लिखा हुआ है। नेक्स्ट कहता है, मजेदार प्रश्न है, और आप लोगों को बार बार कहते हैं कि कभी भी यहाँ क्लास करें उसके बाद भी लाइव करें। ऑफलाइन वाले सोचते हैं कि भाई यहीं हो गया, ऑनलाइन नहीं करेंगे। भाई बार बार यही चीज़ जब एग्जाम में देना है तो दिक्कत क्या है देखने में, उसको देखिए अच्छे से। और कुछ लगे कि लाइव में छूटा है, ऑफलाइन में छूटा है, नहीं लिख पाए हैं, तो वहाँ पे लिखे और पूरे ध्यान से हमसे पहले उत्तर करें लाइव क्लास में, तब बेटर होगा। क्योंकि यही सब चीज़ देना ही है एग्जाम में। दिक्कत क्या है, जितना भी होता है ना क्वेश्चन बैंक सीटेट के लिए बेटर होता है। बाकी बीपीएससी जब जाइएगा तो क्वेश्चन बैंक काम ही नहीं करता है। जब आइएगा उस समय में देखा जाएगा, बीपीएससी भी चलता है। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम युक्ति जानकारी के प्रक्रम में प्रभावशाली नहीं होगी। हाँ, जानकारी के लिए तो निष्क्रिय, क्या जानकारी नहीं लिख रहा है, प्रभावशाली नहीं, तो निष्क्रिय अनुवाचक, मैंने कोई बैठ के बोल रहा है, कुछ बोल रहा है और समझ में नहीं आ रहा है, तो निष्क्रिय हो गया। चलिए नेक्स्ट है, अभी कथन कारण बोल रहा है। कितने नंबर प्रश्न है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा इसलिए बोल रहा है। हाँ, प्रश्न कहता है, अभी कथन कहता है कि किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक अध्यापक को उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों पर चर्चा करना चाहिए। बात सही है, उदाहरण पर भी चर्चा करिए और जो गैर उदाहरण है उस पर भी चर्चा करिए, ठीक है। और कारण बोला क्या कि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित कर देते हैं और किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए अप्रासंगिक है। गलत बात बोला, यहाँ पे अप्रासंगिक जो वर्ड है वो नेगेटिव वर्ड है, तो हमारा ये सही गया और बहुत बेटर, ऐसे ही पकड़ लेना है। कुछ नहीं है, सीटेट आप लोग पास करेंगे। और जो संस्कृत, जैसे ही ये सेशन ख़त्म होगा रेगुलर चलेगा संस्कृत एक बार। और जो लोग उर्दू वाले हैं ना, संस्कृत को भी देखेंगे, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे वर्ड मिलते हैं जो आपको हिंदी पेडागोजी में आता है, ठीक है। तो उसमें लिखने का कोशिश करिएगा उर्दू वाले लोग, टेंशन नहीं लीजिएगा, क्लास यहीं पे चलेगा सबका। अगला प्रश्न है कि राधिका अपने विद्यार्थियों को किसी परिस्थिति को विविध रूप से प्रस्तुत करने, समझने, मूल्यांकन करने, प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो ऐसा करके वह विद्यार्थियों में चिंतन डैश के विकास को सुसद कर रहा है। अपसारी, क्योंकि अपसारी में बच्चा हर चीज़ करता है, ब्रॉड माइंडेड होता है, सृजनशील होता है, तो आपका उत्तर ए पड़ गया। नेक्स्ट बोला कि बहुत मजेदार है कि अपने विद्यार्थियों में अग्रिम श्रेणी की समस्या समाधान कौशल के विकास हेतु एक अध्यापक को उन्हें डैश के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। अनुरूपक चिंतन कह रहा है कि अग्रिम श्रेणी के समस्या समाधान कौशल को विकास हेतु अध्यापक को डैश, माने कोई आगे समस्या आ गया उसको विकास करने के लिए क्या करिएगा। देखिए सबसे पहली बात, अगर कोई भी इस प्रकार का प्रश्न दे, लिखा हुआ है कि आप पहले इसको पढ़े कि अपने विद्यार्थियों को अग्रिम श्रेणी की समस्या समाधान कौशल के विकास हेतु अध्यापक को उन्हें डैश का इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रयत्न एवं त्रुटि विधियाँ, अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपसे क्या होगा, त्रुटि होगा। और ये किनका दिया हुआ है, तो ये थॉर्नडाइक साहब का है। किनका है, थॉर्नडाइक साहब का। उत्तर यहाँ पे बी पड़ जाएगा।
कोई दिक्कत किसी को? चलिए, बाकी सारे प्रश्न आपका अच्छा नहीं है, कंठस्थ भी लिखा हुआ है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का निरीक्षण करने, प्रतिबिंबित करने, तदनुसार रूपांतरण करने की क्षमता को डैश कहा जाता है। माने आप अपने अंदर के क्षमता को क्या कर रहे हैं? रूपांतरण कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, प्रतिबिंबित कर रहे हैं कि हम कितना पानी में बानी। क्या आप अपने आप से भी जान लीजिएगा कि मेरा जो स्तर है यहाँ पे सीटेट क्लास में क्या है। तो अपने आप से जान जाना कहते हैं क्या? परासंज्ञान। और गांव देहात में माँ कहती है, अभी लइकावा के अकिल ना आइल। अकिल माने क्या होता है? परासंज्ञान। अकिल मतलब स्वयं से अगर आप कोई चीज को कर रहे हैं और स्वयं से जान गए कि ये गलत है, मतलब समझ जाइए उस बच्चा के अंदर क्या आ गया है? अकिल आ गया है। अकिल बोले तो क्या? परासंज्ञान। आपका उत्तर कहाँ जाएगा? डी पर। नेक्स्ट है कि जानकारी, प्रक्रम, कौशल जैसे कि अनुस्मरण व्यक्तियों की भावात्मक स्थितियों से संबंधित नहीं है। क्या हो? सही मानेंगे इसको? नहीं, ये बात गलत बोला, इसको हटा के चलिए। भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। जितने भी जानकारी आप लेते हैं, सारा चीज भावना पर ऊपर जुड़ा हुआ है कि आपका भावना क्या है, किस भावना से कोई जानकारी को आप ले रहे हैं। तो भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है कोई भी जानकारी या प्रक्रम। कोई दिक्कत किसी को? और सी में क्या गलत किया कि आप लोग उस पर ध्यान? नकारात्मक। बहुत बेटा, डी में नकारात्मक। तो ऐसे ऐसे वर्ड को गोली मार दीजिएगा, बाकी सबको रख के चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि डैश के लिए सीखना बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। बताए, बाह्य अभिप्रेरणा की बात समझिए, जो बाहरी रूप से आपको प्रेरित करता है। कोई कहता है कि मम्मी कहती है किसी का कि बेटा तुम पढ़ोगे या होमवर्क कर लोगे तो तुमको चॉकलेट देंगे। तो ये चॉकलेट क्या है? बाहरी के आंतरिक? बाहरी। माने जो बाहर से मिलता है उसको बाहरी कहते हैं। तो बताइए बाहर से वाला कौन है इसमें? सी। दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाना है ना, दोस्त के सामने में हीरो बनना। ये बा हमारे दोस्तों खूब बड़ाई करता है, उसके चलते आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो लोकप्रियता बनना ही क्या कहता है? बाहरी अभिप्रेरणा। और देखिए, हम आपको बोले कि बाहरी अभिप्रेरणा ठीक होता है कि आंतरिक, तो क्या होगा? आंतरिक अभिप्रेरणा। लेकिन कोई कोई व्यक्ति बाहरी अभिप्रेरणा को इतना खतरनाक बना लेता है कि जीवन में वो हमेशा सफल होता है। कोई दोस्त उसको हमेशा ही नहीं कर रहा है, मान लीजिए आप ही को गए तो ना होने वाला है, अब उसको आप अभिप्रेरणा मान लिए, वो क्या है? बाहरी अभिप्रेरणा है। आप उसको अभिप्रेरणा मान के एकदम भीड़ गए तो क्या होगा? उससे भी खतरनाक अभिप्रेरणा होता है बाहरी अभिप्रेरणा। जीवन में आपको ठोकर लगेगा, कोई बोलेगा ना क्या तू नौ जी आने वाला है। हमको इंटर में, हम अपनी बात बताते हैं, हमको इंटर में एक लड़का बोला कि तू कभी पास नहीं करेगा जीवन में, इंटर पास नहीं करने वाला है, तुम्हारा फर्स्ट डिवीजन नहीं आएगा। हमारा चाल रवैया देख करके बोला कि आखिर तुम कभी पास नहीं करेगा और न फर्स्ट डिवीजन करेगा। घर जाके जब सोचते थे खूब पढ़ते थे, यहाँ आकर के खूब तंग करते थे, सब घर पे खूब पढ़ते थे। मतलब वहाँ पे हमेशा हमको सब कोई टॉर्चर करते ना, थोड़ा सा होने वाला है। अब ये टॉर्चर को घर पे याद करिए और उस टॉर्चर को भाई अपने पढ़ाई में झोंक दीजिए और तब देखिए कमाल, गर्दा उड़ जाएगा। और एक बात बताते हैं, माइकल फेल्प्स के बारे में जानते हैं आप लोग? सुन लीजिए सब कोई थोड़ा सा, क्योंकि पढ़ाई के अलावा अंदर से मोटिवेट होना भी बहुत ज़रूरी है। माइकल फेल्प्स माता पिता दोनों काफ़ी झगड़ा करता था। उसके दोनों माता पिता हमेशा झगड़ते रहता था कोई ना कोई काम के लिए। हमेशा माता पिता एकदम गाँव कचकच मारपीट, यहाँ तक कि मारपीट भी होता था। और माइकल फेल्प्स जो बच्चा था ना, उसको बहुत खराब लगता है। बाप मातारी लड़े या बच्चा को ठीक लगेगा? वो किसी को ठीक नहीं लगेगा। वो क्या किया कि वो अपना गुस्सा को, उसको भी गुस्सा आता था, अब क्या करे, बाप को मारे कि मातारी को मारे, तो वो अपने गुस्सा को पूल में निकालता था। पूल है ना, स्विमिंग पूल, उस स्विमिंग पूल में निकालता था। इतना तेजी से तैरता था, खीस के अंदर का खीस था, बाप मातारी का गुस्सा को लेकर के खूब कस के तैरता था। और दुनिया का सबसे तेज तैराक है माइकल फेल्प्स। और भारत में जितने भी मेडल जीते हैं ना खिलाड़ी, क्रिकेट में, हॉकी में, जितना भी मेडल जीते हैं भारत में ना, वो अकेले जीता है उतना मेडल।
उसका घर पूरा भरा हुआ है, उसका गला भर जाता है पूरा मेडल से, इतना मेडल जीता है। तो गुस्सा को सही जगह निकालिए, गुस्सा को पढ़ाई पर निकालिए कि हम की गाड़ उड़ा देंगे, दिखा देंगे उसको हम, तब देखिए। तो उत्तर कहाँ जाएगा भाई इसका? अगला ये प्रश्न अगला है ना। चलिए, अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होती है अगर क्या हो विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो। अगर आपका अधिगम तभी ठीक होगा जब आपके समाज के परिवेश के जैसा क्या हो, विषय वस्तु हो। विषय वस्तु अगर समाज के परिवेश के जैसा बना दिया जाए तो अधिगम आपका बेटर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है, उसके पहले एक और बात बता दें, यहीं के लड़का हमको चैलेंज किया कि आप भी एक सेट मार के देखिए बीपीएससी का, हमारे उतना नहीं आएगा। तब से मारना शुरू कर दिए, 90 नंबर 96 नंबर मार देते हैं। अभी नया नया शुरू किए, 90-96 तो पहुँचा देते हैं और वो 80 पर आ जाता है। तो भाई किसी का पंगा को भाई गलत नहीं लीजिए, उसको सोचिए कि भाई काहे हमको कह दिया, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो सीटेट कुछ नहीं आप लोग के लिए, बस आप अपने मन में बना लीजिए, कोई आपको कह रहा है कि फेल कर जाओगे, उसके मन को हटाइए और अपने आप भिड़ जाइए। सीटेट बहुत आसान है, बस कुछ उसमें नोट करना पड़ता है। लाइव देखे तब नोट करें, यहाँ देखे तब नोट करें। एक और बात है कि यहाँ देखते हैं तो उसका अलग दिमाग होता है, लाइव देखेंगे तो कुछ और दिमाग निकलेगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न अलग अलग टाइम में अलग अलग व्यू निकलता है, अलग अलग सोचने का तरीका होता है, माइंड भी आपका अलग रहता है। चलिए अंतिम प्रश्न को करिए। निम्न में कौन सा कारक अधिगम को सुसाध्य करता है? माने सुधारने का काम कौन करेगा? अधिगम को सुसाध्य करेगा योग्यता का वार्षिक मत। और बी बोला कि आस पास में विकर्षण। यहाँ पे विकर्षण जो वर्ड है, विकर्षण माने क्या? विकर्षण माने चुंबक नहीं होता है, चुंबक एक दूसरे को क्या करता है, एक जगह से आकर्षित करेगा। एक उल्टा कर दीजिए तो धक्का देने का काम करता है, विकर्षित। तो विकर्षित वर्ड ये नेगेटिव है सर आपका, ठीक है। और तंत्रिका संधि, तंत्रिका वाली बात है, बाह्यों का बात है, जो मनोविज्ञान में कभी नहीं आता है, ठीक है। और भाषा की बात ऊपर नहीं हो रही है कि हम भाषा वाले ऑप्शन को मारेंगे, तो क्या होगा? योग्यता का वार्षिक मत। मतलब आप कहेंगे सर योग्यता तो गलत होता है, आपने गलत को सही किया। तो थोड़ा सा दिमाग से इस प्रश्न को देखिए कि कौन सा कारक अधिगम को सुसाधित करता है। माने आप जो सीख रहे हैं उसको क्या करेगा, सुधारने का काम करेगा। तो आपका योग्यता होगा ना, तभी आप सुधार सकते हैं। मतलब एक लाइन में अगर आप लिखना चाहेंगे कि अधिगम को सुसाधित करता है, तो आंख बंद करके लिख करके आइएगा योग्यता का वार्षिक मत। योग्यता वाले बात बोलेगा वहां पे, सुसाधित करने की बात करें तो इस बात को नोट करें, अधिगम को सुसाधित करता है। तिरका चिन्ह दीजिए और इसको लिख लीजिए योग्यता का वार्षिक मत। ये आपका हो गया समाप्त, CDP खत्म।